नमस्कार। ये एडिटोरियल आज 11 मार्च 2020 का है, जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। ये इन्होंने लिखा है सुहरीत पार्थ सारथी जी ने। ये बेसिकली बेस्ड है किस पे, जो यूनिवर्सल स्टेटहुड है, मतलब सीधी सी बात है, जो इमिग्रेंट हैं या जो एनआरसी से जो पर्टिकुलर अभी जो आसाम में एनआरसी हुई है उसके रेफरेंस में क्या कैसा उनका पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है, इन सब के बारे में जो इन्होंने पूरा का पूरा अपने इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ यूनिवर्सल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हुड, एक यूनिवर्सल स्टेटस मतलब जो किसी देश के नहीं है, वो मतलब उनका एक यूनिवर्सल ब्रह्मा मतलब स्टेटस है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी हेडलाइन की है, द इन स्टिलिंग आ रिजिम वेयर देयर आर presumption against the citizenship, the foreigner act deny the weakest their right। तो ये पूरा का पूरा बोल रहे हैं कि जहाँ ऐसा शासन जहाँ पे ये प्रियजम्पशन हो किसको लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, वहाँ पे फॉरेनर एक्ट डिनाई करता है कि वो उनके फॉरेनर एक्ट के जो राइट्स हैं वो वीक हो रहे हैं। तो ऐसे शासन को या ऐसी पॉलिसीज को फॉरेनर एक्ट डिनाई करता है। तो चलिए, अ सीरीज ऑफ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट ओवर द हाई कोर्ट ऑफ द लास्ट फ्यू वीक हैज brought into the sharp focus on utter brutality of regime governing the foreigners tribunal in Assam. These verdicts entrench the establishment of an unreasonably burden on the people declared as a deemed foreigners by seeking from them to a standard of proof that is wholly incommensurate with the consequence that we fail the ultimate finding in many cases, consignment to detention camp and a pronouncement of the condition of the जो पूरे के पूरे अभी रिसेंट वर्डिक्ट आए हैं किसके, गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ओवर द कोर्स ऑफ न्यू वीक ऑफ ब्रॉट इनटू द शार्प फोकस। वो फोकस डाल रहे हैं कि किस हिसाब से आसाम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है ब्रूटलिटी कर रहा है। दिस वर्डिक्ट एंट्रेंच द एस्टेब्लिशमेंट, एंट्रेंच का मतलब होता है मोर्चा करना या घेराबंदी टाइप की करना। एंट्रेंच द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनरीजनेबल बर्डन ऑन पीपल। वो जो वर्डिक्ट है वो क्या शो कर रहे हैं कि अनरीजनेबल बर्डन पीपल्स पे डाला जा रहा है। डिक्लेयर्ड अ डीम्ड फॉरेनर्स व सीकिंग फ्रॉम देम अ स्टैंडर्ड प्रूफ, और उनसे क्या खोजा जा रहा है, उनसे क्या आशा की जा रही है कि वो स्टैंडर्ड प्रूफ दें जो पूरी तरह से बेडोल टाइप का है या ना समझने योग्य है या मतलब एक एक्सेप्टेबल थिंग नहीं है। द कॉन्सिक्वेंस दैट befell the ultimate finding in many cases, consignment of detention camp and the pro announcement of कंडीशंस ऑफ स्टेटलेसनेस। और ये पूरा का पूरा घटित हो रहा है कि जो पहले से जो अनाउंसमेंट हो गया कि आपकी स्टेटलेसनेस हो, आप मतलब किसी देश को बिलोंग नहीं करते या ऑल ऑफ थिंग, तो उन सब चीज़ों में ये पूरी की पूरी कमियां देखी जा रही हैं और ये सब इनका इतने उसमें कहना है। फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ द जजमेंट द स्टैंडर्ड एज इट वर इट इज सो डिसप्रोपोर्शनेट दैट इट virtually impossible to glean what is petitioner actually has to do to succeed। इसमें को मतलब इन सब जो भी रीज़न है या जो भी जजमेंट है उस सब में से ये समझ में नहीं आ रहा कि पिटिशनर को एक्चुअली क्या करना चाहिए कि उससे वो सक्सीड हो पाए नागरिकता प्रूव करने के लिए, या जो भी उनका जो केस चल रहा है उन सबको। इंडीड वास्तव में द ग्लीन का मतलब होता है बीनना, किसी चीज़ का बटोरना, या कभी आपने पेड़ों से मतलब के नीचे गिरे हुए फल वगैरह जो भी है वो बटोरने में आता है ग्लीन। व्हाट अ पिटिशनर एक्चुअली हैज़ टू डू सक्सीड, क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि वो उसमें सक्सीड हो पाए या उन केस में जीत पाए। इंडीड द चांस ऑफ सक्सीज आर सो नेग्लेजिबल, और वास्तव में उससे क्या हो रहा है कि उनके जो सक्सीड होने के या सक्सेस होने के चांसेस है वो नेग्लेजिबल है।
that an analysis of 787 order and judgment of the High Court between the 2010 and 2019, while Leh Varghese and Shruti Nayak of the Daksh India shows us that 97% of the cases the petitioner before the court was confirmed as a foreigner. 97% में क्या हुआ है, जो भी पिटिशनर ने वो किए थे उनमें 97% में फॉरेनर ही डिसाइड हुए हैं. The statistics is scarcely surprising given that list of the document deemed inadequate for the purpose of establishment, person, citizenship, अपर्याप्त एस्टेब्लिशमेंट जो है कि पर्सन की सिटीजनशिप को दिया जा रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर लिस्ट बियरिंग पिटिशनर्स नेम, लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, सर्टिफिकेट इशू बाय द लोकल पंचायत, बैंक पासबुक, परमानेंट अकाउंट नंबर, कार्ड, राशन कार्ड. ईच ऑफ दीज हैज़ बीन वेरियसली रिजेक्टेड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. और जो भी ये अभी मैंने गिना है कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, बैंक की पासबुक है, ये सब के सब रिजेक्ट हो रहे हैं एज आपका पर्सन प्रूव करने के लिए. व्हाट इज मोर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, नॉट ओनली मस्ट अ पिटिशनर एड्यूस्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस. यहाँ पे एड्यूस का मतलब होता है प्रस्तुत करना या उनके सामने पेश करना. एड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वॉट एवर दैट माइट actually be establishment that their parent of the ancestors were present on Indian soil prior to March 25th 1971, a cutoff date distinct as a Assam, but they must also independently validate those documents by securing the testimony of their issuing authority. अब उसमें उनके 1971 से भी पहले उनके पूर्वज जो एंसेस्टर हैं वो हैं, लेकिन वो पर्सनली भी उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि वो यहाँ के पूरे के पूरे क्या है, रहने वाले हैं, रहवासी है, सिटीजन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ पिटिशनर प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ हर मैरिज इन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश हर लाइनेज एंड मतलब वंश, एंड should that document be accepted by the tribunal, the petitioner will still have to lead evidence through the authority that was responsible for dispensing the certificate. It is there we might want to ask ourselves a more noxiously labyrinthine exercise than this. यहाँ पे noxiously मतलब होता है हानिकारक, और labyrinthine का मतलब होता है पेचीदा या जटिल. तो ये पूछ रहा है, मतलब खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं ये लेकर, क्या इससे कठिन या किससे पेचीदी कोई एक्सरसाइज हो सकती है क्या. Assam and tribunals, the foreigner tribunals which work as a quasi judicial bodies, quasi मतलब होता है आधी judicial body, ठीक है, quasi का मतलब अर्ध, bodies were originally created through an executive order made by the union government in 1964. जो 1964 में ऑर्डर इशू हुआ था उसके थ्रू इसको इतने अधिकार मिले हैं कि ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो आधी जुडिशरी बॉडी के तहत काम करता है. देयर टास्क वाज द फर्निश ओपिनियन ऑन वेदर पर्सन रेफर टू देम वर फॉरेनर्स और नॉट. और इसका पूरा का पूरा काम यही है कि आप डिसाइड करो कि ये फॉरेनर है कि नहीं, विद इन द मीनिंग ऑफ द एस्क्राइब टू द टर्म अंडर द फॉरेनर एक्ट 1946. और जो फॉरेनर एक्ट है 1946 का, उसको आप डिफाइन करो या उसकी मीनिंग को उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रूव करो. This legislation, which was enacted by the colonial government, which a view to regulating migration into India, define a foreigner as any person who is not a citizenship of India, is also the accord to the government a wide-ranging power to control the entry, exit and movement of foreigner to and within the territory of the country. ये पूरा का पूरा colonial रूल पे बेस्ड है. उसमें सिर्फ ये है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होता है कि कौन फॉरेनर है और कौन, मतलब ये पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए कॉलोनियल रूल में ये बनाया गया था कि जो ओरिजिनली इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं उन्हें ही आप पूरा इंडियन सिटीजन मानो, और बाकी जो एग्जिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर पूरा कंट्रोल हो. उस हिसाब से वो पूरे के पूरे रूल और रेगुलेशन डिसाइडेड है. इन आसाम द FTs have played, foreigner tribunal have played a role unique to the state histories. Typically, the tribunal
there have seen two kind of case, those concerning person against whom a reference has been made by the border police and those who named in the electoral roll has a D और doubtful market। अब इसमें दो आ रहे हैं, एक तो जो बीएसएफ वालों ने हैज बीन मेड बाय द बॉर्डर पुलिस फोर्स, बीएसएफ वालों ने जिनको मार्क कर रखा है, दूसरे जिनके इलेक्टोरल में डी लिखा गया है, ये दोनों वहां पे ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। mark against them and the reference made to the foreign tribunal is in the state have arisen out of the mandate contained in 1985 Assam Accord. The agreement was a product of a student-driven movement against, among their thing, immigration into the state following the declaration of Bangladesh independence on March 26, 1971। और ये सब उनका कब स्टार्ट हुआ था, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 को। तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट मूवमेंट था 1985 का आसाम अकॉर्ड, और ये उसी के बेस पे फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, काम कर रही है। इन इट मेड अ नंबर ऑफ स्टिपुलेशन इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन टू गवर्नमेंट to identify have declared as a foreigner any person who entered Assam between the January 1st 1966 and March 24 1971 the name of the person so identified the accord say ought to be deleted from the electoral roll. What is more, the pact also demanded that the government deny identify those who came into Assam on or after March 25 of that year and have them deleted and expelled. It was to यहाँ पे दो चीज़ें की गई हैं, जो भी जनवरी 1 1966 से मार्च 24 1971 तक पर्सन जो आया है, मतलब आइडेंटिफाई हुआ कि इसके बिटवीन आया है, उसको अकॉर्ड के अकॉर्डिंग डिलीट करना चाहिए। कहाँ, उसका इलेक्टोरल रोल ख़त्म कर देना चाहिए। और व्हाट इज मोर देन फैक्ट डिमांडेड, इसमें और अभी डिमांडेड क्या किया गया है, जो 25 मार्च उसी ईयर आफ्टर 25 मार्च हैव देम डिलीटेड एंड एक्सप्लेन्ड, और जो भी 25 मार्च के बाद आया उसको भी एक्सपेल्ड किया जाना चाहिए। इट वाज टू दिस एंड दैट इन 1997 द इलेक्टोरल रोल वर रिवाइज्ड इन द स्टेट एंड मोर देन 3 लाख इंडिविजुअल वर मार्क एज अ डाउटफुल वोटर। 1997 में जो हुआ उसमें 3 लाख वोटर को डाउटफुल वोटर करार दे दिया गया। दिस विजन वाज मेड विदाउट एनी प्रियर एंड इंडिपेंडेंस वेरिफिकेशन, और ये पूरा का पूरा विजन या प्रस्ताव लाएगा बगैर पहले कोई वेरिफिकेशन करवाए या ऐसे ही। आउट ऑफ दोज लेफ्ट आउट नियरली 2 लाख पीपल हैव ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल। उसमें से जो 2 लाख, मतलब 3 लाख को टोटल किया था, फिर 1 लाख उसमें से अंदर आ गए, 2 लाख जो बचे थे उनको फिर से उन्होंने क्या कर दिया, रेफर कर दिया फॉरेन ट्रिब्यूनल के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब क्या क्या परेशानी आ रही हैं उनको अपने प्रूव करने के लिए कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरली अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट of 1872 the burden of proof in any court of law lie on the person who seek to make a claim or assert a। और 1872 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो पूरा का पूरा क्या करता है कि जिसको प्रूव करना उसी पे पूरा बर्डन होगा। दिस वुड मीन दैट बिफोर द फॉरेन ट्रिब्यूनल इट इज़ द गवर्नमेंट विच एवर्स दैट अ पर्सन इज अ फॉरेनर ऑन whom the burden ought to lie, but section 9 of the Foreigner Act reverses this burden. It places the responsibility on every person referred to an foreign tribunal by the state to establish before the tribunal that he or she is in fact a citizen of India। बट उसी फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो एक्ट का जो रूल है वो उसमें ये कहा गया कि स्टेट पहले क्या करे, डिसाइड करे कि वो है कि नहीं, तब फॉरेन ट्रिब्यूनल में आए। इन 1983 द यूनियन गवर्नमेंट सेंसिंग द ऑपरेसिव नेचर ऑफ दैट द बर्डन प्लेस्ड इंट्रोड्यूस द इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। दिस लॉ विच ओवररोड द फॉरेनर एक्ट subtly shifted to the onus to prove citizenship from the individual to the government।
तो उसको शिफ्ट कर दिया गया कि इंडिविजुअल से जब कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो इंडिविजुअल से गवर्नमेंट पे शिफ्ट कर दिया. बट इन जुलाई 2005 द सुप्रीम कोर्ट इन Sarvanand Sonowal versus Union of India declared the legislation unconstitutional. The court found through an almost cavalier consideration अभिमानपूर्वक कंसिडरेशन किया. उस पर मतलब कैवलियर मतलब अभिमानपूर्वक या कई इसके मतलब भी होते हैं घुड़सवार. तो कोर्ट फाउंड थ्रू एन ऑलमोस्ट कैवलियर कंसिडरेशन of history and fact that migration into Assam constituted external aggressions against the state, and therefore the central government had violated Article 355 of the Constitution, giving this the burden to establish citizenship to the court held ought to always rest on the individual. और कोर्ट ने सही ठहराया कि जो बर्डन है वो इंडिविजुअल पे ही सही है या उसी पे रहना चाहिए. इट इज़ दिस जजमेंट इन सर्वानंद सोनोवाल that has since served as a fundamental premises on which the Guwahati High Court has ruled on the various petitions made against the verdict of फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स. और ये जो निर्णय है, ये जो डिस्प्यूट है, उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट उसको रेफरेंस मान के ही काम कर रही है अभी तक, जो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल से केस आते हैं. बट इवन एज्यूमिंग द बर्डन ought to lie on the individual to establish her citizenship, these ruling could still benefit, as Madha Khosla recently pointed out, by the outlining of sensible test on what degree or level of proof ought to be sufficient to discharge the burden. अब ये पॉइंटेड आउट किसने किया? माधा खोसला जी ने, कि क्या ऐसा करें कि ये बर्डन हमारे ऊपर से टल जाए, क्या ऐसा वो हो कि हम ये प्रूव कर पाएँ कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. हाउएवर बाय होल्डिंग फॉर एग्जाम्पल द पर्सन suspected of being foreigner ought to not only provide documentary evidence but also have those documents attested by the authority that issue them. The court has foisted on the petitioner a standard that is virtually impossible to meet. और ये पूरा का पूरा काम कोर्ट ने किस पे? पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे थोप दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है वर्चुअली. Perhaps the solution lie as a Gautam Bhatia has written an approach taken by the African Court on Human and People's Right. That is, that burden of the established citizenship might well lie on the individual as the Foreigner Act stipulates. But once he or she has produced the basic set of documents that on the face of things make out a plausible claim, the onus ought to then shift to the state to review the evidence provided. फिर इन्होंने ये कहा कि ये एक अफ्रीकन गवर्नमेंट का ह्यूमन और पीपल का एक राइट के अगेंस्ट, राइट के थ्रू एक काम किया गया अफ्रीका में. उसमें ये था कि अगर कोई प्रूव कर रहा है उस पर रहना चाहिए इंडिविजुअल पे, लेकिन अगर वो कुछ प्रूफ दे रहा है तो वो तुरंत किस पे आ जाना चाहिए? उसका ऑनस किस पे, मतलब ऑनस मतलब भार या जो जिम्मेदारी किस पे आ जानी चाहिए? स्टेट पे. Ultimately, the Guwahati High Court has itself held individuals are not expected to establish beyond reasonable doubt that they are citizenship of India. कुछ हद तक इसमें यह है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये सही ठहरा है कि विदाउट रीजनेबल डाउट के उसको ये प्रूव नहीं करना चाहिए या नहीं करना पड़ेगा कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है कि नहीं. What is the expected to them is to show on a balance of probability that they are not foreigners, और उनके बेसिस पे वो एक probability शो करवाएं कि वो foreigners नहीं है. In such circumstances the rational answer would to allow the onus to shift to the state once the individual had met a basic threshold of proof. मतलब एक बेसिक थ्रेशोल्ड प्रूफ अगर कर देता है तो फिर वो स्टेट पे आ जाता है कि वो प्रूफ करवाए कि ये कौन है, फॉरेनर तो नहीं है. दिस अप्रोच इज नो डाउट far from perfect in a country like ours where the weaker and poorest among us are often denied access to basic good, requiring individual to produce document to establish citizenship
can be itself represented an onerous demand। और ये गरीब लोगों के लिए एक थोड़ा सा वो रहेगा कि जिनके लिए खुद की मतलब बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरतों के लिए उतना वो नहीं रहता, वो कैसे प्रूव करेंगे। तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसमें गवर्नमेंट ही प्रूव करे कि वो कौन है। वी ऑफन सी राइट एज अ यूनिवर्सल बट पॉलिटिकल फिलोसफर Hannah Arendt pointed out in the origin of totalitarianism, to truly possess right, individual often need to belong to a political community. In other words, the right to have right, it's seen as a contingent on the citizenship. In instilling a regime where presumption against citizenship operate, the Foreigner Act denied to weakest among us right of have rights. It treats them as a less equal being. To reverse this damage, we must do as a Sela Behnavi has suggested, we must recognize a universal status of personhood of every human being independent of their nationality। और एक पर्सन यूनिवर्सल इन्होंने फिर दिया है कि कुछ लोगों ने जैसे सेला बन्ना विव, इन्होंने एक दिया है कि उनके लिए एक यूनिवर्सल बना दिया जाए कि वो डिसाइड करेंगे उनको किस कंट्री में जाना है, उनको एक अधिकार दिया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। ये लिखा है सुनीत पट्टास्वामी इन द एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एट द मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, और द हिंदू में इसका पूरा पब्लिश हुआ था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या पेचीदगी जो रिसेंटली फेस कर रहे हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में, और उसके इनने कुछ जो समाधान या निराकरण भी बतलाए हैं, कुछ मेजर भी बतलाए हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू।